नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 13 जून 2023 और आज जो है MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी पाएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो मैं करा रहा था जब एग्जाम नहीं था, 19 मई के बाद एग्जाम नहीं था, तो उस प्रैक्टिस सेट से है ना 80% क्वेश्चन टकराया जी। 8% नहीं बता रहा हूं, 80%। करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो स्टैटिक्स जीके जो है लगभग जो है मेरे पीडीएफ से है। आपको विश्वास नहीं होता है, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ जो है आप व्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है। देखो, मैं इसे फनी वे में भी समझाया हूं कि दिल्ली का एक लड़का लाइफ ऑफ पाई पिक्चर में जो है आपने मतलब अभिनय किया है, और उनकी जो स्ट्रगल है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि होप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये उपन्यास इयन मॉर्टेल का है, इसके ऊपर पिक्चर बना है जिसमें इरफान खान का जो है एक शॉर्ट रोल है। ठीक है, तो इयन मॉर्टेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के कुछ और पुस्तक मैं आपको बताऊंगा। सिटी ऑफ जॉय, ये डोमिनिक लेपियर की पुस्तक है ना। टेल ऑफ टू सिटीज, टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई है ना। इनके अलावा ए सुटेबल बॉय ए सुटेबल गर्ल, इन दोनों के लेखक विक्रम सेठ हैं। इनके अलावा 2020 रिवोल्यूशन, हाफ गर्लफ्रेंड है ना, ये चेतन भगत के हैं। चेतन भगत के 3 मिस्टेक इन माई लाइफ भी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 2 स्टेट्स जो है ना, ये भी चेतन भगत के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये सब इनके जो पुस्तक होते हैं, इन पे जो है पिक्चर बन जाती है, तो पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा मैंने शशि थरूर का पुस्तक अभी हाल में ही आपको बताया था, पंडित एंड पंडितनी, अंबेडकर ए लाइफ एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये सब शशि थरूर के जो है पुस्तक है। एन पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये सलमान रश्दी की पुस्तक है। और बाद बाकी जो पुस्तकों का पीडीएफ है वो मैं दे चुका हूं कैटराइज करके कि किस राइटर के कौन कौन से पुस्तक होते हैं। इसके अलावा पंथी नृत्य कहाँ का नृत्य है ये बताया हूं, इसे भी पीडीएफ कर दीजिए। तो पंथी नृत्य जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य है जी। पंथी, राउत नाचा, सुआ, कर्मा, झूमर, ये सभी के सभी, पंडवानी, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ से जो है संबंधित है। इसमें मैंने आपको कर्मा और झूमर पे स्टार भी लगवाया था भैया, याद हो तो। कर्मा और झूमर ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको झारखंड में भी जो है देखने को मिल जाती है। झारखंड में कर्मा झूमर भी रख लीजिएगा और सरहुल भी रख लीजिएगा। झारखंड के अंदर छऊ भी रख लीजिएगा। छऊ जो है 3 स्टेट में होता है, एक तो आपका झारखंड में होता है, एक आपका ओडिशा में होता है, और एक आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो छऊ 3 स्टेट में होता है। और छऊ में मैंने बताया था कि ओनली मेल ही भाग लेते हैं, पुरुष ही भाग लेते हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूं। पंडवानी की जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ये आपका तीजन बाई है। कौन है? तीजन बाई हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कलबेलिया, कलबेलिया इसे गुलाबों और सपेरा का नृत्य कहा जाता है। कलबेलिया, घूमर, 13 ताली है ना, चंग, मैंने कल ही बताया था चंग राजस्थान के हैं जी। राजस्थान के त्योहारों में गणगौर हैं, पनिहारी हैं, कठपुतली नृत्य हैं, ये सब भी राजस्थान से ही संबंधित है। देखिए, मैंने बताया था कि जो आपका राजस्थान में घूमर नृत्य है, राजस्थान के अंदर जो घूमर होती है ये फीमेल के द्वारा किया जाता है, महिला के द्वारा किया जाता है ओनली, है ना। और ये किस त्योहार के मौके पे? तो ये गणगौर त्योहार के मौके पे। किस समुदाय के लोग के द्वारा? तो मीना समुदाय के जो है महिलाओं के द्वारा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तमाशा, लावनी, रंगोली, कोली, गांधी मतलब शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव है ना, फुगरी, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुखौटा, मोपिन, सोलुंग, इसके अलावा एक और लिख लीजिएगा लोसार, ये सभी के सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। लोसार में भी 3 किलो है जी, ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो लोसार जिस प्रकार से आपने छौ देखा कि 3 जगह होती है, उसी प्रकार से लोसार भी होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी मुखौटा जिसे युद्ध नृत्य कहा जाता है, मोपिन त्योहार और सुलुंग त्योहार, ये सभी के सभी जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है जो काफी बार आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ही इंडिया के अंदर वो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, जहां 2011 के अनुसार जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी एक ऐसा जगह है जिसका नाम है दिबांग घाटी, यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये
सभी बातों को ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। इसके अलावा बिहू, बगुरम्बा, है ना, बिचवा, ये सब अंबुबाची मेला, ये सभी के सभी असम से संबंधित है। असम में जो है आपका माजुली द्वीप है, कामाख्या मंदिर है, ये सभी के सभी जो है असम से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मानस, नवेरी, डिब्रू सखोवा, पावीतोरा, काजीरंगा, ये सभी के सभी असम के अंदर नेशनल पार्क हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लाहो बांग्ला, ये मेघालय के जो है प्रमुख त्योहार है। बांग्ला महोत्सव जो है आपका मेघालय में होता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन जो है पहाड़ के नाम है और जनजाति के नाम भी है, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। मेघालय ही वो ऐसा स्टेट है जो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा कराने वाला शहर अपने अंडर रखता है, जिसका नाम मासिन राम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लाई हरोवा, थांगटा, ये मणिपुर की त्योहार है। कचई लेमन, ये भी मणिपुर की त्योहार है, जिसमें थांगटा जो है ये मार्शल आर्ट है जी, मार्शल आर्ट है। जिस प्रकार से आपने पूर्वोत्तर का मार्शल आर्ट आपने मणिपुर में देखा थांगटा के रूप में, उसी प्रकार से आप साउथ में जाएंगे तो कलारीपट्टू हो जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सौर मंडल की सबसे बड़ी ग्रह पूछा था भाई, कल ही बताया था ना, सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा, सूर्य के साथ जो है बैठाने की तरीके बताए थे जी। तो कोई भी बात हवा में नहीं होती दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई ग्रह 8 है, ग्रह 8 है, सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जी बुध है, बुध है। इसके बाद मैंने बताया था कि शुक्र रहेगी, है ना, शुक्र रहेगी, और शुक्र जो है पृथ्वी की बहन है, तो दोनों बहन एक जगह रह के खूब बातें करती है। इसके बाद आपको दिन का क्रम पढ़ देना है, ये मैं सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों को याद करवाने की कोशिश करा रहा हूं, है ना। तो दिन का क्रम पढ़ देना है, तो रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार ग्रह नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सोमवार ग्रह होता है क्या, नहीं होता है। मंगलवार, तो मैं मंगलवार यहां पे लिख दूंगा। फिर बुधवार ग्रह होती है, लेकिन आप बुधवार को पहले ही ले चुके हैं तो बुध नहीं ले सकते। अगला पढ़िए बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगी जी। इसके बाद शनि, शुक्र, शुक्र को आप पहले ही ले चुके हैं, अगला पढ़िए शनि, है ना। तो इस प्रकार से लास्ट में अरुण, वरुण। तो इस प्रकार से आपके 8 ग्रह हैं जो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार है। चूंकि एनालिसिस का वीडियो है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा दोस्तों, है ना, जहां पे मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो कराता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एक एक चीज को देहाती भाषा में समझाता हूं, और आपको आप जब तक जिंदगी रहेगी तब तक नहीं भूलोगे, गारंटी है ना। इसके अलावा सौर मंडल में कितने ग्रह, 8 ग्रह, तो आप समझ गए। बिना उपग्रह वाला 2 ग्रह कौन है, तो एगो बुध है, एगो शुक्र है, एकरा पास कोनो उपग्रह नहीं है, लड्डू उपग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी का कौन उपग्रह है भैया, चंद्रमा। और ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो कहीं कहीं आप 28 दिन देखेंगे, लेकिन ओरिजिनल में ये 27 दिन 8 घंटे या 4 घंटे जो ऑथेंटिक पुस्तक लिखता है, तो इन्हें भी आप मान के चलेंगे, लगभग में 28 समझ के चलिए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो ग्रह है सौर मंडल का, ये जी जुपिटर है, बृहस्पति है ना। इसके अलावा सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये गैनामीड है। अभी सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, ये विवादास्पद क्वेश्चन होगी, ठीक है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा उपग्रह जो है पहले शनि के पास कुछ ही दिन पहले, उसके बाद फिर से जुपिटर हुआ, फिर से शनि होने की कगार पे है। तो ये जो है थोड़ा सा विवादास्पद है, तो अभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये सभी के सभी जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह को जो है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और आपका नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है, जल की उपस्थिति होने के कारण। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से खेल के खिलाड़ी महिला कुश्ती से संबंधित है, या तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे वहां पे जो कुश्ती के अंदर प्रथम पदक जीतने वाली महिला कौन थी। तो आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन के ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी, ठीक है। तो खैर कोई भी लैंग्वेज हो दोनों में से, आंसर साक्षी मलिक होगी। साक्षी मलिक पहलवान है जी। और मैंने अभी आपको यह चीज बता रखा है कि आपको जितने भी रेसलर है, जितने भी पहलवान वगैरह हैं, उनसे आपको जरूर क्वेश्चन करके जाना है, और मैंने काफी हद तक कराया भी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ये लोग जो है अनशन किए हैं कुछ ही दिन पहले, और आप जानते हैं कि अनशन किस लिए किया जा रहा है दिल्ली में, है ना। तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मैंने आपको बताया है नजारा का जो केंद्र है वही आदमी बनता है जो कुछ अलग दिखता है ना। तो इसीलिए जो है आपसे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आगे भी देख के जाइएगा इन रेसलर वगैरह से जो है कब कौन सा पदक जीता है, किससे संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा साक्षी मलिक वो महिला पहलवान है जो 2016 में रियो ओलंपिक के अंदर जो है आपका पदक जीती थी। अच्छा, ओलंपिक के अंदर प्रथम पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो ये है आपका जी कौन, भारोत्तोलन में कर्नो मलेश्वरी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीचे वाली लाइन में आपको दिख रहा होगा जो निखत जरीन, निखत जरीन ये भी उभरता हुआ सितारा है। लवलीना बोरगोहेन है ना, स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, ये सभी के सभी बॉक्सिंग, महिला बॉक्सिंग से संबंधित है। सभी महिला का नाम है भाई, नाम से भी स्पष्ट है। और इन चारों ने एक
एक एक गोल्ड, इन चारों ने एक एक गोल्ड अपने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, कहां पे, जो विश्व महिला वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जहां की इसकी आयोजन जो है दिल्ली में कराया गया, तो यहाँ पे भारत को 4 गोल्ड मिला है और इन चारों के नाम जो है एक एक गोल्ड हुआ है। इसके अलावा निखत जरीन के बारे में पूछा जाता है और लवलीना बोरगोहन के बारे में पूछा जाता है और हिमा दास मीराबाई चानू के बारे में पूछा जाता है कि किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो आइए बताते हैं। निखत जरीन जो है ये तेलंगाना से बिलोंग करती है, लवलीना बोरगोहन जो है ये आपके असम से बिलोंग करती है, हिमा दास ये भी असम से बिलोंग करती है और मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भक्ति कुलकर्णी ये शतरंज से संबंधित है, इन्हें ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इसलिए हाईलाइटेड है कि आपका अर्जुन पुरस्कार जो करंट वाला मिला है 22 वाला 25 आदमी को, इसमें से शतरंज के अंदर एक भक्ति कुलकर्णी को और एक प्रागनंदा को मिला है जो कार्लस मैग्नस को हराया था, है ना। तो ये दुइया गो कैरेक्टर को जो है शतरंज के अंदर मिला है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे भक्ति कुलकर्णी को। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है अच्छा यहाँ पे मैं बताने का काम किया हूं कि किस खेल से जुड़ा है। तो मीराबाई चानू और कर्नो मल्लेश्वरी दोनों वेट लिफ्टर है, दोनों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसके अलावा हैप्पी का सैनोनेम आपसे पूछ लिया गया था। देखिए हैप्पी का सैनोनेम जो है ये आपका क्या हो जाएगा, खुशनुमा मिजाज। खुशनुमा क्या होता था, जोवियल, जोवियल मतलब प्रवृत्ति में खुशनुमा। इसके अलावा आपका जॉयफुल हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। इसी जो जहां जहां फुल है वहां अगर आप लेस लगा देते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये एंटो का काम आपके लिए करेगा रूट वर्ड जैसा, जैसे चीयरलेस है ना, जॉयलेस है ना। इस प्रकार से आप कुछ भी लगा देंगे, लेस का मतलब होता है नहीं के मतलब जी, तो उल्टा हो जाता है लगभग लगभग, है ना। ये भी बात समझिए। तो ये हैप्पी का सैनोनिम आपसे पूछ लिया गया था। इसके अलावा जो अच्छा कंडीशन होता है ना उसे भी आप हैप्पी कह सकते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि जो है आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। इसके अलावा भूरा सवाल पूछा गया था। ईमानदारी से बताइएगा कि भूरा सवाल लाल सवाल मैंने आपको बताया है कि नहीं। उसी प्रकार से आई लव बिट्रियल है ना, नीला थोथा, लाल थोथा, हरा थोथा, ये जो भी होती है ये सभी मैंने बता रखा है जी, है ना। तो इसके अलावा भूरा सवाल को क्या कहा जाता है, ये फियोफाइसी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाल सवाल को रोडोफाइटा कहा जाता है, रोडोफाइटा है ना। इसके अलावा जो आपका मैंने एक सवाल का नाम बताया है जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला नामक सवाल जो है ये हरा सवाल का उदाहरण है और ये आपका जो है अंतरिक्ष यात्री जो आपका अंतरिक्ष में जाते हैं ना लोग, है ना, तो इनको जो है क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं, ऑक्सीजन और भोजन के रूप में जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हरा सवाल किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये थाइलोफाइटा समूह के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, थाइलोफाइटा में हमने आपको बताया है कि क्या क्या चीज आ जाता है। तो एक तो सवाल आ जाता है, सवाल सभी आ जाते हैं भैया, स्पेसिफिक नाम है भूरे सवाल का फियोफाइसी। वैसे अगर सवाल का भाग देखें तो अधिकांश थाइलोफाइटा में आता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का काफी हद तक भाग थाइलोफाइटा के अंदर आ जाता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे थाइलोफाइटा में। थाइलोफाइटा वह समूह है जो सभी सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। थाइलोफाइटा कुल के जो पौधे होते हैं उनके शरीर विकसित नहीं होते हैं, जैसे तना अलग पत्ती अलग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न जनगणना से पूछा गया था, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है। देखिए मैंने आपको क्लू बताया है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, अर्बन और रूरल, फर्टिलिटी और दशकीय वृद्धि, लिंगानुपात और सेक्स रेशियो। इतना जरूर याद रखें। आज फिर मैं वो सीट दिखाऊंगा जो मैं हर वक्त दिखाते आया हूं, पहले यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार एक बच्चा बताया कि भाई पुरुष साक्षरता, एक बच्चा बता रहे हैं महिला साक्षरता, है ना। तो दोनों में से कोई भी पूछा हो गया, दोनों का आंसर यहाँ पे है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता जो है 82.1% है और जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में महिला साक्षरता है ये 65.46% के समथिंग है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जामिनर जो है जैसे ये 65.46 है तो आपको 65.15 ऑप्शन में दे सकता है, एक 68.2 दे सकता है, एक 70.1 दे सकता है, एक 62.2 दे सकता है। तो किसको मारिएगा, तो 65.5 को मारना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो लगाना ही होगा अगर दशमलव के बाद एग्जैक्ट अंक आपको जो है ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, देश की सबसे अधिक साक्षरता जो है ये केरल राज्य की है और सबसे कम साक्षरता जो है बिहार की है। सबसे अधिक गरीब कौन है, बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो बिहार है। वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, तो वही हाल है ना। हमारे पास लगभग जो है सब चीज में हम नीचे हैं लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है, चलो कहीं तो अधिक है। इसके अलावा केरल में जो है सेक्स रेशियो भी अधिक है और जो आपका लिटरेसी रेट है वो भी अधिक है और जो आपका चाइल्ड डेथ रेट है, शिशु मृत्यु दर, वो सबसे कम केरल में ही है। चाइल्ड डेथ रेट जिस राज्य की सबसे कम होगी तो वो ज्यादा मतलब उसकी जो हेल्थ वाला सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पे आपके सामने वही प्राचीन सीट है जिससे आप परिचित हो चुके होंगे अब तक, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। तो इस सीट में देख लीजिए जनगणना के बारे में कुछ। ये दशकीय वृद्धि मैंने कल भी बताया है, तो 17.7 है। इसके आपका जनघनत्व जो है ये 382 है, और सेक्स रेशियो जो है 943 है। सेक्स रेशियो में हाइयर जो मैंने केरल को बताया, लोअर में अगर आप आएंगे तो हरियाणा जो है हो जाएगा सबसे कम जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं लिंगानुपात है, ठीक है। इसके अलावा टोटल ओवरऑल साक्षरता याद रखिएगा 74.04% है। महिला साक्षरता अभी मैंने पुरुष साक्षरता बताया 82.1 है, और जो महिला साक्षरता है ये मैंने 65.46 बताया है ना। ये छोटा लो लेवल का किताब है, इसलिए मैं सब दिन इसे लिख के बताता हूं कि इस पे नहीं जाइएगा, है ना। किताब ये वाला बात कीजिएगा जो मैं लिख के बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका देश की जनसंख्या आंकी गई थी 1.21 करोड़ आंकी गई थी उस समय, है ना। कब जो 1.21 अरब हो जाएगा 2011 में। अभी देश की जनसंख्या जो है 142 करोड़ से भी एबव मापा गया है। हालांकि ऑफिशियल डाटा जनगणना का भारत सरकार का नहीं है, ये डाटा यूएनओ के द्वारा तय किया गया है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इस हिसाब से हम चाइना को जो है पीछे छोड़ दिए हैं। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 5 राज्य, यहां से काफी क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज करने के लिए पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये सीजीएल वगैरह के लिए बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, अरेंज करने वाला ज्यादा क्वेश्चन सीजीएल में आता है, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश 2 नंबर पे, 3 नंबर पे महाराष्ट्र आ गया है, ठीक है। 3 नंबर पे जो है महाराष्ट्र आ गया है, और 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया। पहले उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां था, और 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना का विभाजन 2014 में हो जाती है ना। और आज शायद तेलंगाना का जो है सीएम भी पूछा गया है, बताइएगा कि पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का 4था स्थान हो गया जी। उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या रखता है, और सबसे अधिक ओवरऑल जनसंख्या रखता है। सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है, और जब परसेंटेज के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन कहेंगे तो ये गोवा के अंदर हो जाएगी। इसके अलावा आपसे क्रूड का एंटोनेम पूछा गया जी, क्रूड, CRUD, क्रूड, है ना। तो जो क्रूड का एंटोनेम होता है ना, ये आपका ऑस्पिशियस हो सकता है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, शुभ मतलब बहुत अच्छा, है ना। इसका जो आप सैनोनिम की तरफ जाएंगे, क्रूड के सैनोनिम की तरफ, तो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, हजार्डियस हो जाएगा, यानी जो भी विनाशकारी चीज होती है ना, इस प्रकार से जो है डिवेस्टेटिव हो जाएगा, तो क्रूड का हो सकता है। ऑस्पिशियस इसका शुभ हो सकता है, उल्टा, है ना। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कल, परसों बताए थे, ये अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है भैया। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ये जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, तो ऑब्वियसली चुनाव आयोग से संबंधित होंगे। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है ये बताए हैं, राजीव कुमार साहब, और किसका स्थान लिया है ये भी बताए हैं। मैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे राजीव कुमार साहब किसका स्थान लिया, मैं भी तो देखूं आप यहां तक वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते हो। चुनाव आयोग जो है ये लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा का चुनाव करवाते हैं, ठीक है। और जो व्यक्तिगत रूप से होती है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव कौन करवाते हैं, चुनाव आयोग करवाते हैं। चुनाव आयोग जो है त्रिस्तरीय मतलब 3 लोगों की संस्था है। पहले एक के आदमी हुआ करता था, बाद में 2 आदमी को और ऐड किया गया, है ना। तो 2 चुनाव आयुक्त होता है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो राजीव कुमार है वर्तमान में। तो 3 सदस्यीय टीम है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधित जो विवाद उत्पन्न होगी, जो झगड़ा उत्पन्न होगी किसी भी कारण से, तो इसकी निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं ओनली। और क्यों करते हैं मैं बताया हूं कि अगर राष्ट्रपति की ही मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने लगे तो भाई गरिमा की हास होती है ना। तो इसी प्रकार से मेरा भी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और राष्ट्रपति का मामला भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो फिर क्या रह गए, है ना। तो इसी प्रकार से जो है इनकी जो मामला है खाली सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे। अब आता है भैया राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग के बारे में हमने बता रखा है कि एकमात्र चुनाव कराता है पंचायत का, या फिर जहां पर नगर निगम है वहां नगर निगम का। जैसे मेयर वगैरह के चुनाव अभी बिहार में चल रही है, तो ये कौन कंडक्ट करवा रहे होंगे, तो राज्य चुनाव आयोग करा रहे होंगे बिहार के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा आपसे पूछा गया है छठ पूजा किस देवी देवता को जो है की जाती है, या फिर किस देवी देवता को समर्पित है। भैया ये कोई पूछने की बात है। छठ जो है ये बिहार की प्रमुख त्योहार है। मैंने आपको 4 दिनों वाली चलने वाली त्योहार को एक ही जगह बताया था, अगर आपको याद हो। एक तो आपका पोंगल बताया था, एक आपका छठ बताया था। ये दोनों त्योहार जो है 4 दिनों तक चलती है जी। कितने दिनों तक, 4 दिनों तक चलती है, ठीक है। मेदराम जात्रा मेला भी रख लीजिएगा जी, मेदराम जात्रा मेला भी 4 दिनों तक चलती है, ठीक है। तो इन तीनों को एक साथ रख लीजिएगा। तो पोंगल कहाँ का भाई, ये तमिलनाडु का है, ये भी 4 दिन तक चलती है। छठ पूजा ये कहाँ की है, बिहार की है, ये भी 4 दिन तक चलती है। मजे की बात ये है कि दोनों में जो है भगवान सूर्य की पूजा होती है, पोंगल और छठ पूजा में, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। पोंगल में भी जो है आपका भगवान सूर्य का ही पूजा होता है, दिवाकर, रवि, भास्कर, दीनानाथ, भगवान सूर्य। और छठ की में जो है इनकी ही पूजा होती है, ठीक है। इसके अलावा छठ पूजा बिहार का और पोंगल तमिलनाडु का है, दोनों 4 दिन तक चलती है। यही बात जो मैंने मौखिक रूप से बताया यहाँ पे लिखित रूप में है। इसके अलावा मैंने बताया
बताया कि भाई जो केरल में मकर संक्रांति के समय आपका एक त्योहार होता है जिसका नाम है मकर बिलक्कू। तो इस मकर बिलक्कू त्योहार में जो है किसकी पूजा होती है, तो इस मकर बिलक्कू में जो केरल के देवता है भगवान अयप्पा की जो है यहाँ पे पूजा की जाती है, किसमें, मकर बिलक्कू में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तेलंगाना के कुछ प्रमुख त्योहार है जहां से देवी देवता को पूछा जाता है, तो बोनालू में माता काली की, बथुकम्मा में माँ गौरी की, तेलंगाना के अंदर ये पूजा की जाती है। जो आपका बथुकम्मा है इसे जो है फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक फूलदेई त्योहार भी है जी, फूलदेई, तो ये फूलदेई जो है ये उत्तराखंड में है, और एक फूलों की त्योहार कहा जाता है बथुकम्मा को, तो स्पष्ट रूप से समझेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर एक फेमस त्योहार होता है थाईपुसम, जिसमें सुई वगैरह चुभाकर जो है रथ को खींचे जाते हैं जनरली, है ना। तो ये भगवान मुर्गन को समर्पित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जी आपका जो ये भगवान मुर्गन को समर्पित है, एकदम सही है। हाँ, जो मोहिनी अट्टम वगैरह हैं ये भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है जो केरल के हैं, तो भगवान विष्णु को। जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है भगवान शिव को। तो इस प्रकार से जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये कृष्ण और राधा जी को। तो इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना होगा, कुछ ना कुछ क्या, सब कुछ लगभग ध्यान रखना ही होगा, तभी काम बनेगा। इसके अलावा बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए बराकर नदी जो है ये दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। मैंने आपसे कहा इंडिया की प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोहित नदी, और देखिए ऊपर में जो है ये बराकर नदी है और ये है बराक नदी, तो लोहित नदी और बराक नदी ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट नदियों में से है ब्रह्मपुत्र की जो और सहायक नदी है ये सुबनसिरी भी है, सुबनसुरी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गंगा की प्रमुख सहायक नदी रामगंगा, यमुना, सोन, महानंदा, निरंजना, कोसी, ये सब जो है आपका गंगा का प्रमुख सहायक नदियों में से हैं, जिसमें से आपका जो है यमुना गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, और सोन जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। सोन के बारे में पूछा जाता है कि गंगा में किस ओर से आके मिलती है, तो ये दक्षिण के तरफ से आके मिलती है, पटना के पहले आरा के पास। देखिए मैंने गंगा नदी तंत्र को जो है आपको 1 मिनट में समझाया था, आज मैं फिर आधा मिनट लेके यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये गंगा नदी है, ये आपका जो एक जलधारा है इनका नाम है जी अलकनंदा, और एक जो है ये भागीरथी। इन दोनों का स्रोत क्या है? गंगोत्री हिमानी। क्या है? गंगोत्री हिमानी। इसीलिए आपको पूछा जाता है गंगा कहां से निकलती है, तो आप आंसर देते हो गंगोत्री हिमानी, ठीक है। लेकिन इन दोनों धारा यानी जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है, ये दोनों जब देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में मिल जाती है तो इसे गंगा कहा जाता है। इसे गंगा कहा जाता है। जब यही गंगा आगे जाती है तो रामगंगा नदी इनको प्रथम बार उत्तर की तरफ से आके मिलता है, यानी यह प्रथम सहायक नदी है जो उत्तराखंड के अंदर रामगंगा नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से ये नदी बहती है रामगंगा। इसी कारण जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क इन्हीं नदी के नाम पे जो है कर दिया गया है। फिर आगे जाते हैं, दक्षिण से आपको जो है यमुना मिल जाती है इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। इस यमुना में मिलने से पहले यमुना में खुद कुछ नदी मिलती है, जैसे चंबल मिलती है, बेतवान मिलती है, केन मिलती है ना, तब मिलती है यमुना जो है गंगा के अंदर। इसके अलावा जब बिहार में यही गंगा चली जाती है वहां पे कोसी मिलती है मुख्य नदियों में से, और दक्षिण की तरफ से निरंजना मिल जाती है ना, फल्गु जिसे कहते हैं, है ना। तो यही नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो फिर से दो धारा में बढ़ जाती है। एक धारा को हुगली कहते हैं, दूसरी धारा को पद्मा कहते हैं। पद्मा वाला धारा जो है बांग्लादेश जाती है, हुगली वाला धारा जो है इंडिया में रुक जाती है। इसके अलावा जो लास्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडिया के अंदर गंगा नदी का, इसे हम महानंदा कहते हैं, महानंदा नदी, ठीक है। एक महानदी अलग है जो आपका ज्यादातर जो है उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये जो है हीराकुंड परियोजना उसी पे है महानदी पर, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और जो महानंदा है ये नदी है गंगा की अंतिम सहायक नदी इंडिया के अंदर। तो और इसके बाद जो है गंगा बांग्लादेश में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी भी मैं बता रखा हूं, समगोका, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, और जो है आपका गंगा, है ना, और कृष्णा कावेरी बता दिया, तो हो गया समगोका में स्वर्ण रेखा, ठीक है, वो स्वर्ण रेखा छूट गया था, इंपोर्टेंट में है तो और भी, है ना। इसके अलावा चंबल केन बेतवा बता ही दिया कि ये जो है आपका किसका, यमुना का सहायक नदी है। एक प्रश्न पूछा गया था, एस सोमनाथ किस संस्था के मुख्य नियुक्त किए गए हैं या प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो ये इसरो के हैं, मैं सब दिन बताते आया हूं भैया, है ना। एस सोमनाथ जो है ये के सिवन साहब का स्थान लिए हैं, के सिवन साहब का। के सिवन साहब को भारत में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जल मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। तो ये सब जो मैन वाला है ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो की स्थापना कब होती है दादा? 1969 में होती है। किसके समय? है ना, इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। इनके अलावा ये मुख्यालय कहां पे? बेंगलुरु के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे।
इनके अलावा डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है भाई? समीर कामत। ये किसका स्थान लिए? जी सतीश रेड्डी का। जी है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, है ना। डीआरडीओ का स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो ने 2008 में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था और 2019 में जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुआ। इसके अलावा बुध किस कुल से संबंधित है? तो बुध जो है ये शाक्य कुल से संबंधित है। इसके अलावा जो भगवान बुद्ध का जन्म है ये आपका लुम्बिनी में होता है और मृत्यु कहां पर होता है? तो ये नेपाल, जो जन्म है ये लुम्बिनी नेपाल में होता है और मृत्यु कहां पे होता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होती है। आपसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये अंतिम समय किसके संरक्षण में गुजारे थे? तो मल्लों के संरक्षण में जो है भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम समय गुजारे थे। इसके अलावा भगवान बुद्ध के समय जो 3 घटना प्रमुख घटी है उनके साथ, ये बात आपको ध्यान रखना है। 3 प्रमुख घटना, महाभिष्क्रमण, गृह त्याग को कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, मृत्यु को कहा जाता है। इसके अलावा जो धर्मचक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश दिए थे ये आपका पाली भाषा में दिए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा सबसे पहले जो उपदेश दिए थे ये सारनाथ में दिए थे और सारनाथ के किस स्तूप में दिए थे? तो आपको याद रखना होगा धामे के स्तूप में दिए थे, जो बनारस के पास है, बनारस से 12-13 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 4 प्रमुख बैठक होती है, कौन कौन सा? प्रथम होता है राजगीर में, किसके समय? अजात शत्रु के समय। दूसरा वैशाली में काला शोक के समय, काला शोक लिखिएगा इसे, है ना, काला शोक, है ना। तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में और चौथा कनिष्क के समय कुंडलबन कश्मीर में। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा 5वां हमने बताया हर्ष के समय में हुआ था, हर्ष के समय में। इसके अलावा भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है जातक में वर्णित है और यही जातक का जो डिपिक्ट कहां पे किया गया है? तो महाराष्ट्र की एलोरा की गुफा में किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन से भैया? त्रिपिटक है। इसमें कितने भाग है? त्रि मतलब 3, तो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक, है ना। इसके अलावा जो जातक है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो आपने इसमें पहले देख लिया। जलोढ़ मिट्टी का रंग किस प्रकार का होता है पूछा गया था, तो हल्का धूसर होता है भैया। अच्छा, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखा है जो भी आपको याद रखना है, महायान शाखा और हीनयान शाखा, ठीक है, महायान शाखा और हीनयान शाखा। आपसे पूछा जाता है कि कनिष्क किस शाखा से जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो कनिष्क राजा जो थे ये महायान शाखा से जुड़े हुए थे बौद्ध धर्म के। उसी प्रकार से जैन धर्म में भी 2 समुदाय में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। जैन धर्म में भी 2 समुदाय और बौद्ध धर्म में भी 2 समुदाय बाद में जो है बन गए थे। जैन धर्म के 2 बैठक मैंने बता दिया था, एक पाटलिपुत्रा में और एक बल्लभी में हुआ था, है ना। जलोढ़ मिट्टी का रंग किस प्रकार के होते हैं? हल्का धूसर होता है। धूसर मतलब जो गांव घर में कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाया जाता है उसका जो ओरिजिनल, आजकल हालांकि आजकल तो ओरिजिनल रंग होते नहीं, उसके ऊपर पेंट चढ़ाता है और उस मिट्टी के बर्तन का जो कलर होता है ना उससे थोड़ा सा जो है ड्रॉप रहती है कलर, उसे धूसर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं जी, खादर और बांगर होते हैं, खादर और बांगर होते हैं। मैंने आपको खादर और बांगर समझा चुका है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगर है ये कम उपजाऊ है, खादर जो है अधिक उपजाऊ है। ये गंगा के मैदानी या फिर जहां भी मैदानी इलाका है जहां पे बाढ़ वगैरह आती हो वहां पे ही इस प्रकार की मिट्टी जो है परिवर्तित होती रहती है, खादर से बांगर से खादर, बांगर से खादर। यानी जब हर साल बाढ़ आती है तो अपने साथ जो निक्षेप लाता है बहा के, यही पाट देता है भूमि पे और मिट्टी नई हो जाती है, उसी मिट्टी को खादर कहते हैं। और जो पहले जहां तक जो इस ये वाला जो, जैसे मान लीजिए मैं बताया था कि ये नदी बह रही है, इस साल ऐसे बही, अगली साल जो है यहां से बहना स्टार्ट कर दिया, ऐसे बहने लगा, तो ये जो जगह छूट गया जी, है ना, तो ये मिट्टी पुरानी हो गई, तो इसे कहते हैं बांगर, और जो नया वाला आ रहा है इसे कहते हैं खादर। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कपासी मिट्टी को काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी या फिर ब्लैक चेरनोजियम कहते हैं, जिसमें कपास की खेती अच्छा होता है। इसके अलावा भारत के अधिकांश भाग पे कौन सी मिट्टी का फैलाव है? तो जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है, विशेष करके गंगा के मैदानी भाग में, है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ईटीसी, है ना। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक, जैसे नामा वाला पूरा पुस्तक मैंने एक ही साथ लिखा दिया भैया, आज किताब से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अकबरनामा के लेखक जी अबुल फजल हैं। बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं हैं, जो तुर्की भाषा में लिखे गए, इनका भाषा पूछा जाता है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। तो इतने नामा वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना है। इसके अलावा हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्ष चरित्र के साथ साथ कादम्बरी भी लिखे, कादम्बरी भी बाणभट्ट ही लिखे हैं। इसके अलावा गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। एक बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया कि ये जो जयदेव है ये किस राजा के दरबारी कवि थे, तो आप बताना है कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे आपका गीत गोविंद के लेखक जयदेव। इसके अलावा शीश महल किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि शीश महल किससे क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, है ना, आ भी सकता है भाई। तो शीश महल की क्वेश्चन जो है, क्योंकि थोड़ा सा एक बच्चा बताया नहीं आया, एक बच्चा बताया आया था, तो आप किस पे विश्वास करो।
तो शीश महल का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था जी, है ना। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम या बेगा बेगम ने बनवाया था। दोनों का सेम नाम है भाई, एक ही आदमी का नाम है, एक ही औरत की नाम है, मतलब हाजी बेगम भी और बेगा बेगम भी इनकी जो है बीवी थी। इनके अलावा शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने कहां पर करवाया, श्रीनगर के अंदर करवाया है। आगरा का किला, आगरा का लाल किला माफ कीजिएगा, ये अकबर बनवाए हैं, और दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां ने बनवाए हैं। इनके अलावा आपका आगरा का मोती मस्जिद जो है ये भी शाहजहां ने बनवाए हैं, और दिल्ली का मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब ने बनवाए हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यहाँ पे मुझे 21-22 क्वेश्चन प्राप्त हो गए हैं। तो अधिकांश प्रश्न आपने देखा कि प्रैक्टिस सेट से आया है, तो अभी भी टाइम है। जिनके पास 2-4 दिन का टाइम है, पिछले जो भी 19 मई के बाद की प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस के नाम से है, आप जरूर देख लीजिएगा। फाइल मिल जाएगा एक, मेरे ख्याल से 10-12 वीडियो ज्यादा नहीं होगा, 10-12 नहीं जी, कम से कम 15-20 वीडियो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अगर टाइम है एक अच्छे स्कोर के लिए। मिलेंगे हम अगले एनालिसिस वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज 13 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था, सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूँ, जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सरोद से संबंधित है। सरोद से जो अन्य कैरेक्टर है मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सभी के सभी जो हैं आपका सरोद से संबंधित है। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, लतीफ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, ये सभी के सभी जो है तबला से संबंधित है। इसके अलावा एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, है ना। इसके अलावा के वैद्यनाथन, है ना, ये सभी के सभी जो है आपके वायलिन से संबंधित कैरेक्टरों में से हैं। इसके अलावा एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, ये बीना प्ले करते हैं, है ना। इनके अलावा पंडित राम नारायण, इंद्रलाल, सावड़ी खां, वजीर खां, सुकरू खां, इसके अलावा आसिफ अली खान, ये सभी के सभी जो है सारंगी से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है दोस्तों। सारंगी और बैलिन ज्यादा पूछे जा रहे थे, लेकिन आज जो है आपको सरोद भी पूछा गया। मैंने आपको बता दिया बैलिन, सरोद, तबला और सारंगी, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें ज्यादा कैरेक्टर हैं। ठीक है, और जो जानी पहचानी कैरेक्टर है वहां से वाद्य यंत्र से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, इन सब से जो है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि 1965 ईस्वी में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना करने के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो भैया ये मृणालिनी साराभाई हैं। मृणालिनी साराभाई किसकी पत्नी थे, तो जो है आपका वैज्ञानिक जो है विक्रम साराभाई, इनकी पत्नी, और मृणालिनी साराभाई की एक पुत्री है जो भी नाट्य विद्या से ही जुड़ी हुई है, जिनका नाम है मल्लिका साराभाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मृणालिनी साराभाई को जो है इस शिफ्ट में पद्मश्री पूछा गया, तो हो सकता है कि अगले शिफ्ट में जो है इससे पद्म भूषण पूछा जाए, तो इसे पद्म भूषण जो है 1992 में दिया गया था। ठीक है, तो दोनों बात याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे आपने सुना होगा कि भाई फला खिलाड़ी जो है डोप टेस्ट में फेल हो गया, है ना, तो ये जो कंडक्ट करवाते हैं इंडिया के अंदर, ये विभिन्न खेल के जो लिए कंडक्ट करवाते हैं, तो ये कौन करवाते हैं, तो ये आपका नाडा करवाता है ना। तो ये देश में जो है ना डोपिंग कंट्रोल का काम करने का काम जो है नाडा के द्वारा किया जाता है। एक पोस्को एक्ट आपने सुना होगा, बच्चा वाला है ना, तो इसी प्रकार का है, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। इसके अलावा वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो भैया वोट देने का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। डिपेंड करता है कि आपसे आपके ऑप्शन में क्या था, इस अर्थात ये दोनों अधिकार है। अगर एक ऑप्शन ऐसा हो कि संवैधानिक और कानूनी अधिकार, तो यही ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। वोट देने का अधिकार आपका कैसा अधिकार है। प्रति साल जो है आपका इंडिया में 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वोट के ऊपर जो है आपका जो संशोधन किया गया था, एज में छूट कर मतलब कमी करी गई थी, ये आपका 61वां संविधान संशोधन किया गया था, और वोट की देने की जो उम्र सीमा है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। समानता का अधिकार जो आपके आर्टिकल 14 से 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका जो है 23 और 24 है। प्रेस की स्वतंत्रता ये 19
19 है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। ये सभी के सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 के ए में वर्णित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार जो है अब ये कानूनी अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करती थी। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। सीएचएसएल के एग्जाम में अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को वर्तमान समय में संविधान के कहा किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, कुमारगुप्त के पिता का नाम क्या था। देखिए कुमारगुप्त जो है ये सबसे पहले आप जानते हैं इन्हें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के अंदर है, इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने ही करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक यात्री जो चाइनीज थे, ये आपका इनका नाम है हेनसांग। हेनसांग जो है पढ़ने के लिए आया था, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाए थे कुमारगुप्त प्रथम, लेकिन इसे जो है ध्वस्त कौन करवाए थे, तो बख्तियार खिलजी, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। तो ये तो था नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, यानी जो कुमारगुप्त के जो पिता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था, तो इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे विक्रमादित्य। और यही विक्रमादित्य के काल में फहियान नामक यात्री जो है, फहियान नामक यात्री जो है भ्रमण के लिए भारत आए थे। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट नहीं है और ये सेल जो है बंद होने वाली है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, मैंने बता दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम जो है रानी ध्रुव देवी थी, तो ये बात भी ध्यान रखिए, यानी कुमारगुप्त की माता कौन हो जाएगी, तो रानी ध्रुव देवी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगला जो, अच्छा समुद्रगुप्त को भी याद रखेंगे। इस गुप्त वंश से समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे किसमें, गुप्त वंश में। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान आए थे, ये तो बता ही दिया। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। यही 3-4 गो यात्री जो है घुमा फिरा के पूछते हैं कि किसके किसके काल में आए थे। इसके अलावा पृथ्वी पे निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या पाया जाता है। देखिए मैंने परसों के सेट में यही पीडीएफ में यही इमेज के साथ आपको प्रोवाइड कराया था। अगर इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखे होते तो इसमें से जो भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होता है कि पृथ्वी पे सबसे अधिक कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व, कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा उपधातु पाया जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले बताया भैया पृथ्वी के जो है 3 बेसिक पार्ट होते हैं जिसे हम 3 अलग अलग नामों से जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के नाम से हम जानते हैं पृथ्वी के 3 पार्ट को। मैंने आपको बताया है कि जो जिसपे हम सबसे ऊपरी परत जो है जिसे भूप्रपटी कहते हैं, इसे क्रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, है ना, और सबसे नीचे वाले को क्रोड कहते हैं। अब कहाँ पे क्या चीज होता है मैंने ये बता दिया था। सबसे ऊपर में जो है सियाल और सीमा होती है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन तत्वों में सबसे अधिक होती है ऊपर में। इसके अलावा सबसे नीचे में नीफे होती है, निकेल और फेरस होती है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको समग्र पृथ्वी पे ओवरऑल सबसे अधिक धातु पूछा जाए तो फिर फेरस आंसर हो जाता है। लोहा जो है ये सबसे अधिक धातु में हो जाता है। अगर आपने क्रस्ट, मेंटल और करोड़ को नजरअंदाज कर दिया, अलग अलग मतलब परत के हिसाब से नहीं पढ़ना है, समग्र पृथ्वी को एक ही साथ पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा फेरस हो जाता है, लोहा हो जाता है ना। अगर भूप्रपटी पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, यानी क्रस्ट पे सबसे ऊपरी लेयर पे तो 47% जो है आपका क्या है, ऑक्सीजन है अकेला। इसके अलावा धातुओं में एल्यूमिनियम जो 8% है, ये सबसे अधिक होती है। इसके अलावा सिलिकॉन 28% होता है। सिलिकॉन क्या है मैंने बता चुका है, उपधातु है, अर्धचालक है, इसकी उपयोगिता बता चुके हैं सोलर सेल में, चिप वगैरह बनाने में। भारत का सिलिकॉन वैली जो है ये आपका बंगलोर में है, ये बात भी बता रखा है। और सैलेंट वैली जो है केरल के अंदर स्थित है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कुल है भाई, ऑक्सीजन 47% है, एल्यूमिनियम 8% है और सिलिकॉन 28 है। तो अब जब आपको धातु पूछेगा तो आपको एल्यूमिनियम के साथ जाना पड़ेगा, जब खाली तत्व पूछा जाएगा तो आप ऑक्सीजन के साथ जाएंगे। तो ये रहे आपके पृथ्वी के भूपटपटी पे पाए जाने वाले 3 मोटे मोटे चीज। इसके अलावा छोटे छोटे चीज जो है ये आप देख सकते हैं, आयरन जो है यहाँ पे आपका कितना 5% पाई जाती है। चूंकि नीफे जो निकेल और फेरस है ये आपका क्रोड में बहुत पाया जाता है, इसी कारण टोटल मिला के सबसे ज्यादा जो है आपका फेरस ही पृथ्वी पे पाई जाती है। ठीक है, और छोटे छोटे पदार्थ जो है जैसे कैल्शियम, सोडियम, ये जो मैग्नीशियम वगैरह हैं, ये आदर्श वगैरह हैं, तो ये बहुत कम मात्रा में है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि निकेल फेरस बताया दिए। क्रोड में, क्रोड को जो है गुरुमंडल भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जो ये सिलिकॉन होता है ये उपधातु होती है और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु है, ये भी मैं बता रखा हूँ, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। तो ये भी आपसे जो है पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला
ये 3 पार्ट थे, भूपट्टी, क्रस्ट, मेंटल क्रोड, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है और कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष जो है ये किशोर साहब बने हैं, एस किशोर। एस किशोर साहब जो है ये वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एसएससी वही एसएससी जो आपको एग्जाम करवा रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है स्थापना 1975 में होता है। इसके अंदर जॉब करना हर एक आदमी का सपना है ना। बहुत ही अच्छा जो है ये प्लेटफॉर्म है जॉब देने वाला, लेकिन इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ाई भी करनी होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो भैया ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा गणतंत्र मतलब परतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत में भी गवर्नर जनरल हुआ था सी राजा गोपालाचारी और आपका लॉर्ड माउंटबेटन, तो वहां तक अगर नहीं पहुंचे तो 1947 के पहले की बात सोचे तो ये भारत की जो है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। क्योंकि ये 1857 के विद्रोह में जब ये अपने बहुत चाल चल के जो है काफी अच्छा कुछ प्रदर्शन दिखाया, तो इसका जो है यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी इसे बदलकर वायसराय का पोस्ट बना दिया गया और इस प्रकार प्रथम वायसराय कैनिंग ही बने। कैनिंग के काल में ही सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो है संथाल विद्रोह होती है 1855 ईस्वी में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह कहाँ होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह आपका झारखंड के समीप होती है, छोटा नागपुर की पठारी को रिलेट करके आपको जो है ऑप्शन दिया रहता है कि छोटा नागपुर के पठार, दक्कन के पठार, तो छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था ये चर्बी वाला कारतूस था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे जो अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 के विद्रोह के समय ही मुगल वंश की समाप्ति मानी जाती है और इसी बादशाह को कैद करके जो है अंग्रेज रंगून ले गए थे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया, इनका नाम ही है विक्टोरिया। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में हजरत महल, कानपुर में तात्या टोपे है ना, नाना साहब भी थे यहाँ, दिल्ली में बख्त खां और जो आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय थे जो मुगल बादशाह थे है ना, अगुवाई कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वगैरह है ना, तो ये सब भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अथेलो नामक जो है किताब कौन लिखे हैं? तो विलियम शेक्सपियर लिखे हैं। इनके कई सारे किताब हैं जैसे हेमलेट है, अथेलो है, किंग लेयर है, मैकबेथ है। मैकबेथ काफी पूछा जाता है और हेलमेट भी काफी पूछा जाता है। द जूलियट एंड रिमेट है, इस पे तो नाटक भी बनी है, आप जानते ही हैं है ना। इसके अलावा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना। इसके अलावा द कॉमेडी ऑफ एयर्स है, जूलियस सीजर है, पेरिकल्स है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपके किनके हैं? विलियम शेक्सपियर की जो है किताब है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आप लोग अगर कमेंट कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगला जो भी मैंने बुक से इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा इंक्लूड इसलिए नहीं किया, एक तो आपका जो है सेल की रीजन है मतलब बैटरी रीजन है, दूसरी ये रीजन है कि मैंने जो भी किताब की मतलब लिस्ट दे दिया है पीडीएफ वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा मॉडर्न किताब से नहीं आएगा। और जो फ्रीडम फाइटर की किताब है मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। आज ये पहली बार प्रचलन में आ रहा है कि विदेशी राइटरों से आज दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगामी शिफ्ट में जो है आपको इंपोर्टेंट विदेशी राइटर के किताब से अवगत करा दूं। इसके अलावा निम्नलिखित में से 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई बहुत ही सिंपल है, 1526, 1556 और 1761। तो तीनों को युद्ध हुआ था पानीपत का, तीनों को याद रखने में आपकी क्या जो है हर्ज है ना। इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें बाबर विजय हो गए थे। पानीपत की सेकंड लड़ाई अकबर और हेमू के बीच अकबर विजय हो गए थे 1556 में। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली विजय हो गए थे 1761 में। तराइन का प्रथम लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है। तराइन की द्वितीय लड़ाई उसी के एक साल बाद 1192 में होती है, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाती है, कैरेक्टर सेम रहते हैं। इसके अलावा तराइन की एक थर्ड लड़ाई होती है जो आपका इल्तुतमिश से जुड़े हुए हैं, लेकिन इल्तुतमिश और कुबाचा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 1215 ईस्वी में होता है। इसके अलावा पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है ना, पलासी का युद्ध, और बक्सर का युद्ध 1764 में। पलासी के युद्ध के समय जो है ये आपका है करावट क्लाइव अंग्रेज और बक्सर में हेक्टर मुनरो है ना। इसके अलावा हेक्टर मुनरो है ना, ये ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध है ना, चंदेरी का युद्ध बाबर लड़ा था है ना।
तो पानी पियो चाय पियो, तो चाय मतलब 28 हो जाएगा जी। 26 के बाद 27 तो हो गया खानवा, तो 28 हो जाएगा चंद्रेरी का युग। ठीक है, ये मैंने मतलब मिला रखा है पानीपत का लड़ाई से, बाबर के जो भी लड़ाई है चार, पानी पियो खाना खाओ चाय पियो घर जाओ, 1526 1527 1528 1529, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अबुंडेंट का जो है एंटो पूछा गया था। अबुंडेंट मतलब होता है सरप्लस, बहुत ज्यादा, मतलब काफी पर्याप्त, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, लैक हो जाएगा, है ना। कमी जो भी है, डेर्थ, डेर्थ भी होता है, DERTH, डेर्थ, डेर्थ, इसमें मतलब भी कमी होता है जी, है ना। तो इसका जो भी है एंटो पूछा गया था, तो जो भी कमी को दर्शाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन छूट गए मैं अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 13 जून 2023 और आज MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी काम के होते हैं, न सिर्फ आपके MTS में, बाद बाकी आगे आप जो भी एग्जाम देंगे सभी में आपको काम करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले 2 शिफ्ट का जो है PDF आपको जो है पिन कर दिया गया है टेलीग्राम के ऊपर, तो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न था RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल साहब, है ना, हाल में ही किस रूप में सेलेक्ट हुए हैं। अब भैया ये बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, बैंक के गवर्नर हैं, वो भी केंद्रीय बैंक के, तो ये किसी बड़े संस्था में ही जाएंगे। तो ये AIIB, है ना, बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। AIIB, इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बैंक जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, है ना। तो इसमें जो है ये उपाध्यक्ष, है ना, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो है चुना गया है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो बीजिंग के अंदर है। बीजिंग कहाँ है, चाइना के अंदर है। इसके अलावा इसी प्रकार का आने वाले शिफ्ट के लिए ये तो पूछा गया है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ADB कहते हैं इसे। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसकी स्थापना की बात करेंगे ADB की, तो 1966 में होता है। और ADB के वर्तमान में अध्यक्ष जो है ये आपका मसुतमुगहू अवाकासा, इस प्रकार का नाम है, मसतमुगहू, है ना। इसका असाकावा, इस प्रकार से जो है इनका नाम है ना, है ना। तो ये ADB में वर्तमान में अध्यक्ष है। मुख्यालय आपका कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में है। स्थापना 1966 में हुई थी। हाल में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये मैं करंट अफेयर में करा रखा है आपको, न्यू डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी बैंक है, तो ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। और ब्रिक्स देश में कौन कौन है, तो आप समझते ही हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं ये है आपका डिल्मा राउसेफ। और डिल्मा राउसेफ कहाँ का पूर्व जो है राजनेता है, तो ये ब्राजील के राजनेता है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उर्जित आर पटेल जो थे ये देश के कैमे नंबर के जो है आपका गवर्नर था जी, तो ये 24वें नंबर के थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। शक्तिकांत दास को भी बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी दिए जाने की बात कही गई है, तो देखिएगा ये भी करंट अफेयर बनेगी बढ़िया वाला। इनके अलावा कक्ष किरण किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, जो कक्ष किरण है ना, कक्ष किरण गुजरात में जो स्थित है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या दिया गया था, ऑप्शन क्या दिया गया था। हमारे ख्याल से कोस्टल प्लेन्स होना चाहिए। बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया था और आपने क्या आंसर लगाया है। कक्ष किरण में लूनी नदी विलुप्त हो जाती है ना, लूनी नदी जो है कक्ष किरण में समा जाती है। कक्ष किरण गुजरात में स्थित है, ये बात भी आप समझते हैं। इसके अलावा भारत में जो हॉट स्पॉट वाला रीजन है वेस्टर्न रीजन है, इसे भी ध्यान रखेंगे, कभी भी एग्जाम में आ जाता है। एक बार तो MTS में, इसी बार के MTS में ये वेस्टर्न रीजन की लंबाई पूछ दिया था जी, तो 1600 किलोमीटर है लगभग, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो स्टेट आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, ये सब जो है आपके गोवा भी आ जाएंगे। ये जो है आपके पश्चिमी घाट के लगे हुए यानी वेस्टर्न रीजन से लगे हुए भारतीय स्टेट है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिलेना साल्विनी, इस प्रकार का नाम है इनका, मिलेना सिमोना हालेप कैसा नाम है वैसे ही, मिलेना साल्विनी को 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और ये है तो भारतीय मूल के, लेकिन ये विदेश में रह के फ्रांस में शायद रह के, हाँ फ्रांस में ही रह के जो है ये अपना जो है कार्य वगैरह को जो है फैलाने का काम करता है। और ये नृत्य से जुड़ी हुई है, नृत्य से जुड़ी हुई कैरेक्टर है, ये कथकली से जुड़ी हुई कैरेक्टर है आपका कौन, मिलेना साल्विनी। तो इनको भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री अवार्ड दिया था, है ना। तो ये भी समझ
समझेंगे। इसके अलावा एक और आपका यहाँ पे मैं विदेशी आदमी को रख लिया हूँ, सेरेना लेविन। सेरेना लेविन जो है ये आपका ओडिसी से संबंधित है, ठीक है, और ये आपका ओडिसी से संबंधित है और कहाँ के रहने वाली है, तो ये यूएसए के रहने वाली है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक दो और आपका जो है आ जाएगा विदेशी, जो जिनको भारतीय क्लासिकल डांस से प्यार रहा और लगाव रहा। ये आपका एक मिर्ता बारबी करके है जो अर्जेंटीना का है, तो ये भी जो है आपके विदेशी में हो जाएंगे। मिर्ता बारबी इस प्रकार के नाम है इनका, ये अर्जेंटीना के हैं, ये भी ओडिसी से संबंधित है, ये भी विदेशी हैं, है ना। तो इस प्रकार के कुछ विदेशी राइटर, इनका जो है पद्मश्री पद्म अवार्ड जो अगर दिया गया होगा तो इनको एक बार जो है कहीं से देख लीजिएगा इन दोनों के बारे में। अभी विदेशी के पूछ रहा है तो हो सकता है इन दोनों में से पूछ ले। इसके अलावा निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन सा नृत्य है, सब दिन बताते हैं राजस्थान की नृत्य, तो अब तो छप गई होगी जवान पे, तो ये भाई घूमर दे रखा था, ऑप्शन घूमर राइट आंसर हो जाएगा। घूमर, कलबेलिया, भवई, कच्ची गोरी, चंग, कठपुतली, तेरह ताली, है ना। इसके अलावा आपका कठपुतली, तेरह ताली, गणगौर उत्सव भी रख सकते हैं राजस्थान के अंदर, है ना। तो ये सभी के सभी राजस्थान से संबंधित जो है आपका नृत्य है या फिर त्योहार है। इसके अलावा कलबेलिया को गुलाबों सपेरों का नृत्य कहा जाता है और घूमर में सिर्फ महिलाएं भाग लेती है, ये आप जानते हैं, है ना। और घूमर जो है आपका जो है मीना समुदाय के महिलाओं के द्वारा किया जाता है गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे। इसके अलावा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये जो है इस शिफ्ट के सबसे इजी वाला क्वेश्चन था। राज्यसभा के सभापति भैया भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद से जो है विवरण भारतीय संविधान में अटैच किया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की पद जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा वर्तमान में देश के 14वें उपराष्ट्रपति कार्यरत हैं, जिनके नाम सर जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके हैं। इनके अलावा राज्यसभा जो है परमानेंट अस्थाई सदन होता है, जिसका विघटन, जिसका जो है मतलब बंद करना या फिर समाप्त होना कभी भी नहीं होता, विघटन से यही तात्पर्य होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इस कथन पर जरूर गौर फरमाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई दफा आ चुके हैं कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल तो परमानेंट होता है इस घर का, लेकिन इसके अंदर जो आदमी काम करता है इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और हर सेकेंड ईयर 1/3 सदस्य जो है आपका अवकाश ग्रहण करता है। इस प्रकार से सिस्टम बना है। राज्यसभा के अंदर जो एंट्री करने के लिए आपकी उम्र सीमा चाहिए ये 30 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के एंट्री करने के लिए 25 वर्ष चाहिए, है ना। पर लोकसभा का जनरली कार्य 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा का जनरली कार्य अस्थायी होता है। और राज्यसभा में 250 को सदस्य होता है, जिसमें 238 जो है चुनाव से, 12 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन से आता है। और ये जो मनोनयन वाली सिस्टम है ये आयरलैंड के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो फार्म बिल आया था जी, फार्म बिल है ना, फॉर्मेट लिखा गया है, एक जो फार्म बिल आया था ना, फार्म बिल, तो इसमें जो है कितने मदों को शामिल किए गए थे, है ना। तो ये 3 मदों को जो है रिवील किए गए थे। ये यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर जो है कई विवाद चला था, जैसे आप अनशन आजकल आप पहलवानों का देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसी प्रकार से किसान बिल का भी जो है काफी चला था एक बार जो है अनशन वगैरह, है ना। इसके अलावा 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा इसके हिंदी में, 5 दशमलव कुछ, 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक, मतलब 5 पॉइंट समवन ही था ना। हाँ, ये हमको नहीं लग रहा है कि समवन होगा, समथिंग होना चाहिए। 5 पॉइंट समवन जैसे बताया वैसे ही लिखा हूँ भाई। 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन में चेतन भगत था। चेतन भगत का इस प्रकार का पुस्तक है 5 पॉइंट, है ना, 5 पॉइंट जहां तक, है ना, तो चेतन भगत हो जाएगा। इससे पहले हमने चेतन भगत के कुछ पुस्तक जो है एनालिसिस आज ही वाले में बात कर लिया था, लेकिन ये पुस्तक का जो है लकली मतलब दुर्भाग्यवश नहीं बता पाया था आपको, है ना। चेतन भगत की अन्य पुस्तक टू स्टेट्स है, इस पे फिल्म बन चुका है। 2020 रिवोल्यूशन, हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी फिल्म बन चुका है। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ये सभी के सभी चेतन भगत के जो है पुस्तक है। चेतन भगत जो है आधुनिक राइटर हैं और काफी अच्छे अच्छे किताब लिखते हैं। ऐसा किताब लिखते हैं कि इनके उपन्यास पे कई सारा जो है पुस्तक जो पिक्चर बन चुके हैं। इसके अलावा आज ही आपको आपका लाइफ ऑफ पाई पूछा गया था, तो लाइफ ऑफ पाई जो है येन मार्टल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसके ऊपर लाइफ ऑफ पाई नामक जो है पिक्चर बनाई गई है। लाल सलाम, ये स्मृति ईरानी जो आपका श्रीमती जुबिन ईरानी है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी साहब के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ए लाइफ इज नॉट एनफ, कांग्रेसी नेता नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ,
सौरव गांगुली बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष पूर्व भारतीय कप्तान के द्वारा लिखा गया जो है किताब है ना। अनफिनिश्ड ये प्रियंका जोनास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, प्रियंका चोपड़ा जोनास है ना इनका नाम है, क्योंकि जोनास से जो है इन्होंने शादी किया है। इनके अलावा एस अगेंस्ट होड्स ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। तो ये सभी के सभी पुस्तक की जो लिस्ट मैंने दिया है वो तो जरूर देख ले। इसके अलावा आज पूरा दिन तीनों शिफ्ट में जो पुस्तक है खाली विदेशी को रिलेट करके पूछा है। एक शिफ्ट अगर ये थर्ड वाला छोड़ दिया जाए तो 2 बार विदेशी पूछा है। वो ओथेलो पूछा है, शेक्सपियर का पुराना किताब है ना, और पहले शिफ्ट में भी एक विदेशी राइटर का किताब हाँ येन मॉर्टल का पूछा था है ना। तो इस प्रकार के जो विदेशियों वाला किताब है उसको मैं शामिल कर लूंगा है ना। इसके अलावा बेरोजगारी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, बेरोजगारी जो है ये किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो बेरोजगारी ज्ञात करने के लिए बेरोजगार लोग होता है, अगर बताइएगा किस प्रकार ऑप्शन होता है क्या, बेरोजगारों की संख्या। इसके अलावा जो श्रम होती है कुल है ना, श्रम बल बोल सकते हैं इसे, श्रम बल, अगुने इसे 100 से गुना करते हैं तो हमें बेरोजगारी प्राप्त होती है। ये बेरोजगारी कई कैडर के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। बताइएगा ये ऑप्शन में था क्या है ना, बताइएगा जरूर है ना। इसके अलावा जो बेरोजगारी है ये कई प्रकार के होते हैं। बेरोजगारी जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है आपका है ना। इसके अलावा आपका अर्थव्यवस्था में आय उतार चढ़ाव के कारण चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी जो मैंने अभी कहा ये क्या होती है, जो आप अपने क्षमता के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो है ना, और नहीं कर पाना भी एक मजबूरी होती है और आपको लगता है कि मैं मतलब अपने रोजगार में लगा हुआ हूँ, लेकिन आप वास्तव में बेरोजगार हो रहे होते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी जो दिखता न हो, छुपा हुआ हो, ऐसी बेरोजगारी कहा जाता है। बाद बाकी अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण चक्रीय बेरोजगारी आपसे अभी अभी पूछा गया था, और बेरोजगारी का जो मैंने सूत्र लिखा वही सूत्र था क्या, जरा बताइएगा। इसी फॉर्म में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हो। तो राष्ट्रीय आय मतलब टोटल आय बटा टोटल जनसंख्या से भाग देते हैं है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे है ना। इसके अलावा उम्मीद योजना आपसे पूछा गया जी, उम्मीद योजना जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित है और यहाँ के महिलाओं से संबंधित है ना। तो उम्मीद योजना कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। देखिए इंडियन रेलवे में एक उम्मीद पोर्टल भी है, उम्मीद पोर्टल भी है। इसमें क्या होती है कि जो एकीकृत जो है स्वास्थ्य लाभ मुहैया कराने के लिए ये पोर्टल इंडियन रेलवे का एक संस्था क्रिस है, CRIS, तो इसके सहयोग से डेवलप किया गया है। इसमें जो भी इंडियन रेलवे कर्मचारी है सभी की बायोडाटा फिट रहती है और ये सरकारी अस्पताल के साथ साथ रेलवे के अस्पताल के साथ साथ कुछ चुनिंदा अस्पताल में भी इलाज करा पाएंगे है ना, कम कॉस्ट पे। तो इसीलिए डेवलप किया गया है। तो उम्मीद एक एप्लीकेशन भी है और उम्मीद जो है ये आपका स्कीम भी है जम्मू कश्मीर के अंदर है ना। इस चीज से जुड़ा हुआ हूं तो इस एप्लीकेशन के बारे में जो है जानकारी है ज्यादातर। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में ये मैंने जो भी बताया ना आपको कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर ये चीज लिखित रूप में है, मैंने मौखिक रूप से बता दिया क्योंकि ये जो है स्लाइड आगे पीछे हो गया है। इसके अलावा क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाना प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, ये भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय कुल आय बटा कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो मैंने अभी अभी ये भी बता दिया। तो ये तीनों पॉइंट बता चुके हैं। मैं भी सोच रहा था कि ये स्लाइड कहाँ भाग गया है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये आपका कैनबरा है। इसके ऑप्शन में हमेशा सिडनी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन है कैनबरा। उसी प्रकार से ब्राजील की राजधानी जो है ये ब्रासीलिया है जी है ना। रियो डी जेनेरो ऑप्शन में दिया रहता है, ब्रासीलिया है, लेकिन ये आपका दिया जाता है रियो डी जेनेरो ऑप्शन में दिया था। हमको क्या लगता है कि भाई ओलंपिक वगैरह तो रियो डी जेनेरो में होता है तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका की राजधानी अगर आपसे पूछता है ना तो ऑप्शन में केप टाउन दिया जाता है, केप टाउन है ना। तो ये भी बिल्कुल गलत है, इसकी राजधानी प्रिटोरिया है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और नया राजधानी इंडोनेशिया का चेंजेस होने के कगार पे आ गई और चेंजेस भी हो गई, तो ये न्यूज अंतारा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका की राजधानी पहले ही अपनी टैब बोल चुके हैं और श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे चले गए हैं, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो खुद में महादेश भी है, जैसे कि आप जानते हैं 7 महादेशों में एक ऑस्ट्रेलिया भी है जो सबसे छोटा भी है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कोई जो है वोल्केनो का नहीं पाया जाता ऑस्ट्रेलिया में। और मैंने बता रखा है कि यूरोप में कि भाई ये यूरोप के अंदर कोई भी आपका जो है मरुस्थल डेजर्ट नहीं पाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिली पवन जो है ये स्थानीय पवन का प्रकार है जो ऑस्ट्रेलिया में चला करता है, बिली पवन, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बिली पवन ये कहाँ चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है ना, ऑस्ट्रेलिया में चलता है। हरिकेन वगैरह अमेरिका में चलने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आगामी कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 में कराई जाएगी ये ऑस्ट्रेलिया में होगी। अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित बात आया था तो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा
जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान होते हैं ना उसे जो है डॉन्स कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से इसे भी रख लें अपने पास, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ ये यहीं पे है, तो इसे भी ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए मैंने चीन का, भूटान का, बर्मा का, बांग्लादेश का और मालदीव का, ये 5 आधिकारिक भाषा किसी एक प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ में भी अगर आप टटोलेंगे तो मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है सीएचएसएल में आपको भूटान का जोंगखा भाषा पूछा था कि भूटान में कौन सा आधिकारिक भाषा है, तो मैंने अगल बगल सभी पड़ोसी देश का रख लिया, है ना। जिसमें नेपाल का रखना जरूरी नहीं समझा तो नहीं रखा, क्योंकि नेपाल का ऑलरेडी सभी जानते हैं कि भाई नेपाली भाषा बोलते हैं, है ना, क्योंकि नेपाल के लोग इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो श्रीलंका का भाषा भैया आपका सिंगली है, और तमिल भी बोला जाता है श्रीलंका के अंदर, तमिल, है ना। इस क्योंकि तमिलनाडु के जो है पास में है, तो तमिलनाडु से ही पाक जलडमरू, मध, मन्नार की खाड़ी, राम सेतु, ये सब सीमा बनाते हैं श्रीलंका के साथ। भूटान का जोंगखा, बर्मा का बर्मी, मालदीव की भाषा दिवेही, नेपाल का नेपाली, बांग्लादेश का बंगाली। तो इस प्रकार से जो है भाषा है अगल बगल की, जरा आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो मंदारिन है ना, ये चाइनीज भाषा को ही कहा जाता है, चाइनीज भाषा का एक विशेष फॉर्म है मंदारिन, है ना। तो ये चीन का आधिकारिक भाषा हो गया, है ना। विश्व में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है इंग्लिश के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन ही है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा जो है ये बांग्ला है, और तीसरा स्थान मराठी का है 2011 जनगणना के अनुसार। ये 3 क्रम से भाषा बोले जाते हैं, हिंदी पहला, बांग्ला दूसरा, मराठी तीसरा। देखिए जो यूएनए के जो मतलब कार्यकारी भाषा है ये अंग्रेजी और फ्रेंच है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जो आधिकारिक भाषा है अरबी, स्पेनिश, चीनी भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे इन दोनों के साथ साथ। इसके अलावा पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले साहब हैं। ज्योतिबा फुले साहब को सभी जानते हैं, ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इसी के 2 साल बाद 1875 में आपका आर्य समाज की स्थापना होती है। लकली ये भी बंबई के अंदर ही होती है, यानी महाराष्ट्र के अंदर ही होती है। और ये जो है आर्य समाज के द्वारा किया, आर्य समाज तो बता दिया, ये जो है मूल शंकर के द्वारा किया जाता है। मूल शंकर मतलब दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे हैं। दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिए हैं। तो ये सभी के सभी बात जो है आर्य समाज के बारे में थे। 1875 से मैंने रिलेट करके बताना सिखाया भाई। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भी 1875 में ही हुआ है, जो भारत ही नहीं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के प्रयास से महाराष्ट्र में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो इंडिया में पहली अपनी प्रकार की बालिका विद्यालय भी हुई। देखिए बालिका जो लेडीज का यूनिवर्सिटी है वो डीके कर्वे ने किया है, आपका यूनिवर्सिटी वाला, है ना। डीके कर्वे साहब किए हैं, जो यूनिवर्सिटी है महिलाओं के लिए, लेकिन स्कूल कहेगा तो ये आपका फूले दंपति, ठीक है। इसके अलावा वेटिंग फॉर वीजा एक पुस्तक अब इनकी आने के समय हो गई है एग्जाम में, क्योंकि ज्योतिबा फुले साहब का जब गुलामगिरी पूछा है तब ये जरूर पूछा गया है, क्योंकि ये जो है मिलते जुलते मोटो के जो है नेता थे, या फिर समाज सुधारक कहिए। तो वेटिंग फॉर वीजा जो है ये भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। रेपो रेट से कोई क्वेश्चन आया था क्या? कोई कमेंट करके बताएगा प्लीज। रेपो रेट से कोई क्वेश्चन आया था क्या? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर सीआरआर, एसएलआर, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया था क्या आरबीआई के टर्म से? अगर आया है तो मैंने सब बता रखा है, बैंक दर से लेकर सब कुछ, वो भी देहाती भाषा में। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ग्रह उल्टा दिशा में चक्रण करता है? देखिए जो शुक्र ग्रह है ये उल्टी दिशा में चक्रण करती है, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। तो शुक्र ग्रह ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाता है ना। लेकिन जनरली जो ग्रह है ये कहां से कहां तक घूमती है? तो पूर्व से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व जो है इसे जो है सीधा दिशा कहा जाता है, और पूर्व से पश्चिम जो है उल्टा दिशा कहा जाता है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? तो समझ गए, पश्चिम से पूर्व की तरफ, और पृथ्वी भी ग्रह है इसीलिए शुक्र भी ग्रह है, तो शुक्र जो है उल्टा हो जाएगा इसके रिलेशन में, इसीलिए ये क्वेश्चन बन जाती है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, चमकीला तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है शुक्र ग्रह मतलब खैर मनावा, है ना। तो ये शुक्र ग्रह कर लीजिएगा। ग्रह 8 है, मैं समझा चुका हूं आपको, जो है सूर्य से नजदीकी के आधार पे, और इसके अलावा आपको क्षेत्रफल के हिसाब से भी, है ना। तो
यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। बुध होती है सबसे छोटा, इसके बाद शुक्र होता है सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के आधार पे। इसके अलावा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे लिखने का तरीका मैं बता दिया हूँ। सबसे छोटा होता है बुध जो अपने पिता के पास है। इसके बाद पृथ्वी की बहन है शुक्र, तो शुक्र आ जाती है। 3 नंबर पे हमारा पृथ्वी याद रखना है। इसके बाद दिन का क्रम पढ़ देना है। रविवार कोई ग्रह नहीं होता है तो अगला चलेंगे। सोमवार भी नहीं होता है। मंगल आता है तो मंगल ले लिए। बुध आता है लेकिन बुध हम पहले ले लिए तो अब बृहस्पति लेंगे। बृहस्पति के बाद शुक्र आना चाहिए लेकिन शुक्र हमारा पहले ही आ गया है तो शनि आ जाएगा। फिर लास्ट में अरुण, वरुण आ जाएगा। इस प्रकार से ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार है। इसी प्रकार से अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से चलेंगे तो सबसे बड़ा जुपिटर हो जाएगा। इसके बाद शनि हो जाएगा सबसे बड़ा। जुपिटर, सैटर्न, अरुण, वरुण, ठीक है, ये 4 को याद रखेंगे। इसके बाद आप जो है बैक साइड आ जाइए, है ना, बैक साइड आ जाइए। 5 नंबर पे आपका अर्थ को रखिए, फिर मंगल को रखिए, मंगल मतलब मार्स। इसके अलावा आपको जो है वीनस को रखिए, शुक्र को, और लास्ट में आप मरकरी को रखिए। तो ये है क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का जो है घटता हुआ क्रम, जिसमें सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी होता है। देखिए मरकरी गुण ग्रह का भी अपना एक अलग गुण है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, एक्स किरण भी जो है थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगा लेती है, 88 दिनों में, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। जो नजदीक रहेगा वो सबसे पहले परिक्रमा लगा लेता है। इस हिसाब से जो वरुण रहेगा उसको सबसे अधिक समय लगेगा। कल मैंने स्कूल वाला उदाहरण देके इस चीज को भी समझाया था प्रैक्टिस सेट के दौरान। इसके अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो सूर्य के नजदीक की ग्रह है इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, अन्यथा सभी ग्रह को बाह्य ग्रह या फिर बाहरी ग्रह कहा जाता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है बुध और शुक्र है। देखिए शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये है आपका जी टिटान, है ना, टिटान इस प्रकार का नाम है। जो टाइटन घड़ी होता है ना, टाटा का है ना टाइटन, हाँ टाइटन जो घड़ी होता है ना, उस प्रकार नहीं लिखेंगे इसके तो फिर गलती हो जाएगा। इसको टिटान बोलते हैं जी, टिटान, ठीक है। इसके अलावा मैं शनि ग्रह इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कुछ इंपोर्टेंसी है कि शनि के चारों ओर तो एक तो रिंग पाया जाता है इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। क्या नाम है? फोबे। ये जो है उल्टा चक्रण करता है जी, ये जो है उल्टा चक्रण करता है, इस प्रकार से चक्रण करता है, इस प्रकार से चक्रण करता है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्रण करता है। ये उल्टा चक्रण करता है। तो अगर आपसे उपग्रह पूछ ले कि कौन सा उपग्रह उल्टा चक्रण करता है, जैसे यहाँ पे ग्रह पूछा था तो उपग्रह में आप फोबे को बताएंगे। आप कंफ्यूज मत होइए, एक फोबोस ग्रह है, तो ये फोबोस ग्रह जो है ये मंगल का है, ये मंगल का ग्रह है, डिमोस और फोबोस, है ना। ये फोबे एक अलग ग्रह है जो शनि का है और ये उल्टा चक्रण लगाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखें उपग्रहों में, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस, देखिए मैंने कोयला, तांबा और लोहा, है ना, इन तीनों के प्रोड्यूसर और भंडारक तीनों चीज बता चुका हूं, है ना। अगर बताया हूं तो यस लिख के जरूर भेजना मेरे दोस्त, थोड़ा सा सुकून मिलता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाला भारतीय राज्य जो है ये छत्तीसगढ़ है। मैंने आपको बताया है कि कोयला का भंडारण जो है सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर है, लेकिन प्रोड्यूस उत्खनन करने का काम जो हाल फिलहाल में हो रही है ये आपके छत्तीसगढ़ में हो रही है। मैंने इसका उदाहरण भी दिया था। घर में भले आपका 10 गोनी चावल हो, अगर भात नहीं बनाओगे, है ना, तो उसे भात नहीं कहा जाएगा, है ना, यानी प्रोड्यूस करना होगा इस प्रकार से। तो भाई भले भंडार है लेकिन खनन किया है छत्तीसगढ़ ने, है ना। हालांकि ये अच्छा काम नहीं किया है, आप समझ रहे हैं। इस प्रकार की जो सीमित चीजें हैं, जो अनवीकरणीय चीज है ना, उससे ज्यादा दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए ये खतरा से कम नहीं है। इसके अलावा सबसे ज्यादा भंडार जो है कोयला का ये झारखंड के अंदर स्थित है। सबसे ज्यादा तांबा का जो प्रोड्यूस किए हैं वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के हैं। पहले ये राजस्थान के खेतरी जो खदान है ना उसको लेकर जो है राजस्थान टॉप पे चला करता था, अब मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहा है तांबा का उत्खनन करने में। तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि खेतरी का खदान मध्य प्रदेश भाग गया, क्या नहीं भाई, जगह का नाम है तो ये राजस्थान में ही रहेगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा लोहा का प्रोड्यूस जो है ओडिशा कर रहा है। ओडिशा में क्या है, एक बादाम पहाड़ी है जहां पे हेमाटाइट अयस्क पाया जाता है, जो लोहा का सबसे हायर क्वालिटी होता है अयस्कों में, ओर में, ठीक है। तो यहाँ पे बादाम पहाड़ी से लोहा का उत्खनन ज्यादा होता है। वैसे कद्रमुख लोहा का खान भी है जो आपका कर्नाटक के अंदर है। भंडारण यहाँ ज्यादा है लेकिन प्रोड्यूस उड़ीसा ज्यादा कर रहा है ना। इसके अलावा जो आपका लिग्नाइट वगैरह कोयला है ये सब जो है आपके झारखंड में भी पाया जाता है और अलग अलग स्टेट में भी पाया जाता है, क्योंकि कोयला के भी प्रकार में अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे।
कोयला चार प्रकार के होते हैं जी, ये भी क्वेश्चन कहीं आ जाए ना, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। ये चार प्रकार के कोयला होते हैं जिसमें एंथ्रासाइट जो है सर्वोच्च मतलब उसमें मान रखता है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। अगला प्रश्न, लीवर के द्वारा निकलने वाला रस को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, इसे पित्त रस कहा जाता है। पित्त, पित्त है ना। पित्त कैसा होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है ना। और ये कहाँ पे जमा रहता है? अंदर में गाल ब्लैडर में जमा रहता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे ना तो गाल ब्लैडर की जांच करता है, इसमें सूजन आ जाता है ना। इसके अलावा पित्त जो है ये भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तन कर देता है। पहले अम्लीय कौन किया रहता है इससे पहले भोजन को? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किया रहता है, जो पेट से निकलती है। जैसे भोजन आप मुंह में लेते हो, पचना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा चीज पे पाचन स्टार्ट करता है? मांड के पाचन पे, स्टार्च के पाचन में। जैसे ही भोजन नीचे जाता है पेट में, HCl का स्नान होता है, जिससे आए हुए जीवाणु कीटाणु सब मर जाते हैं और भोजन जो है अम्लीय मोड में चला जाता है। जब ये भोजन आगे जाते हैं तो इनको क्षार मिलता है, जो क्षारीय कर देता है फिर से, है ना। इस प्रकार से भोजन पचने का क्रम है। लास्ट में छोटी आंत में जाके पूरी तरीके से जो है भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा यकृत, इसमें जो है प्रोटीन को पचाने वाला, वसा को पचाने वाला अलग अलग एंजाइम निकलते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो इतना ही नहीं है पाचन प्रोसेस भैया, थोड़ा सा लंबा है, 3-4 मिनट लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए किसी और दिन चलते हैं आगे। यकृत जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि में मैंने यकृत बताया है। सबसे छोटी ग्रंथि में मैंने पीयूष बताया है। पीयूष को मास्टर या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटू है और यकृत सबसे बड़ू है। ठीक है। इसके अलावा जो मिश्रित ग्रंथि है ये सबसे बड़ा अग्नाशय ग्रंथि है, जिसे पंक्रियाज कहते हैं, और यही से इंसुलिन निकलती है। अब ये मिश्रित ग्रंथि क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या है? तो मैंने बताया था जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का काम करता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है ये मैं बता चुका हूं। जो आदमी को पानी चढ़ता है और पानी में एगो इंजेक्शन डाल देते हैं उसी डब्बे में, और एगो खाली पानी चढ़ता है, एगो इंजेक्शन नस में डाला जाता है, और एगो इंजेक्शन जो है उस किसी को यदि पानी चढ़ता है उस बोतले में डाल देता है। इस उदाहरण लेके जो है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन आपको समझा दिया था। इसके अलावा उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है ये आपसे पूछा गया है। तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध जो है दादा ये सरोद से है, और बाद बाकी की जो सरोद की कैरेक्टर है जी ये मैं आपको पहले ही बता रखा हूं, क्योंकि मैं आपको इस बार की जो एग्जाम में देख रहा हूं MTS का जो रवैया चल रहा है इसमें एक चीज तो कॉमन है कि जो भी बहुत कॉमन आपका जो बाधक है उसको नहीं पूछा जा रहा है। जैसे है ना पंडित रविशंकर सबको, है ना, जैसे आपका उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को, बिस्मिल्लाह खान साहब सबको, इनको नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि जानते हैं बच्चे जो है इन्हें रटा रखा है ना, पन्नालाल घोष वगैरह को। तो जो कम परिचित है ना उनको ही पूछा जा रहा है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सरोद के जो है ना इसमें बहुत सारे खान है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अमजद अली खान हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है अली अकबर खान भी आपका सरोद का हो जाएगा जी, अली अकबर खान, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन खान भी जो है आपका सरोद का हो जाएगा, अलाउद्दीन खान, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खान, है ना। तो ये सभी के सभी जो है सरोद के कुछ प्रमुख कैरेक्टर है। और अगर इधर दूसरे नाम की तरफ आए तो विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला भी शायद सरोदी बताता है क्या? हाँ, जरीन दारूवाला नहीं भाई, हाँ जरीन दारूवाला भी सरोदी बताता है दादा। जरीन दारूवाला का नाम आपने सुना होगा, ये भी सरोद ही बजाता है। और जुबीन मेहता है जो सिम्फनी बजाता है। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, है ना, इसीलिए अटपटा सा लग रहा था। जरीन दारूवाला सरोदी बजाते हैं, और जो आपका सिम्फनी बजाते हैं ना ये आपका बजाते हैं जुबीन मेहता। ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिनका एग्जाम बाकी है कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर देखें, इनके बाद मैं जो है आपको लेकर के आऊंगा।